अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या चीज है, क्लासिफिकेशन क्या है अपने डिजीज के, किस किस तरीके से वात पित्त कफ के कारण हम उसका जानते हैं कि किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन हुआ, कौन सी बीमारी किस तरीके से होती है, क्या उसका होने का प्रकार है और किस तरीके से वो सही हो सकती है नहीं हो सकती है, इस हिसाब से उसका जो क्लासिफिकेशन था और बाकी सारी चीजों के हिसाब से क्लासिफिकेशन था। तो वो सारा हमने पढ़ा। इसके बारे में इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि रोग निदान क्या है इसका। रोग निदान मीन्स आयुर्वेदिक में इसके हिसाब से कौन सा ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसके ऊपर काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनके तो रोग निदान का मतलब क्या है, मीनिंग अब इसका समझते हैं हम। रोग निदान का मतलब होता है कि जो भी आपकी बीमारियां हैं, जो आपके रोग हैं, जिसके कारण आपके प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है बॉडी या जो भी कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको समझना, उस बीमारी को या उस सिम्टम को समझना और उसका कारण और उसकी जो स्टेज है और उसका अगर वो नहीं भी पूरी तरह से यहाँ पे डेवलप होकर के आ रहा है, वो किस चीज का सिम्टम है, तो उसको समझ के हमें अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना कि ये कौन सी बीमारी है और कौन सा रोग हमारे शरीर में आने वाला है। ठीक है, इसको हम रोग निदान कहते हैं। रोग निदान का अर्थ होता है यही। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो ये आता है सदक्रिया। रोग के विकास के 6 चरण होते हैं। कौन कौन से हैं ये सदक्रिया, हम जानते हैं इसके। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। सदक्रिया मतलब 6 प्रकार की क्रियाकलाप, क्रिया का समय, चरण कि कौन सी क्रिया कब होती है, उसके हिसाब से हम जानेंगे। हैंग हो गया, ये चल ही नहीं रहा है। सदक्रियाएं क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके 6 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण हैं और 6 चरण में किस तरीके से बताया जाता है कि किस तरीके इसका बीमारी का विकास कैसे हुआ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि बीमारी का विकास कैसे हुआ, उसकी अवस्था कौन सी थी, उस अवस्था का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। चलिए, इसकी कौन कौन से ये हमारी जो अवस्थाएं हैं, जो 6 चरण हैं, वो किस तरीके के हैं ये 6 चरण, उसके बारे में भी हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अवस्थाएं जो 6 हैं, इसमें संचय, प्रकोप, प्रसार, स्थान संचय और व्यक्ति और भेद। ये क्या क्या है, संचय क्या है, दोष अपने ही स्थान पे किस तरीके से एकत्रित हो रहा है, कौन सा उसका अपना एक प्लेस है जिस जगह पे जाके कि कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे कहीं पेन हो रहा है तो वहां पे केवल एक ही जगह पे पेन इकट्ठा हो गया, कहीं पे आपके क्या बोलते हैं इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है और आपका फूल गया है वो, या फिर वहां जलन जैसी, बर्निंग जैसी सेंसेशन हो रही है, तो वो सब एक पर्टिकुलर किस प्लेस पे है ये बताना संचय, एक अपने स्थान पे एकत्रित होना। प्रकोप मीन्स उत्तेजना, दोष उत्तेजित हो जाता है, सेकंड स्टेज के अंदर हम चलते हैं। तो प्रसार, इसका प्रसार क्या है, किस तरीके से फैल रहा है, प्रसार हो किस तरह से हो रहा है कि किस तरीके से फैल रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है या आसपास से फैल रहा है, चारों तरफ बराबर फैल रहा है, ये प्रसार उसका होता है। ठीक है, अब जैसे जुकाम खांसी तो उसका प्रसार किस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, ये स्थान संचय, स्थानीयकरण, दोष कमजोर ऊतकों में जमा हो जाता है। हम हमेशा कहते हैं कि जो चीज वीक होती है उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा होता है, तो उसका मतलब ही यही है कि अगर आपका इस जो जगह है, अगर उस जगह पे आपके ऊतक, आपके जो मसल्स हैं वो कम वैसे हैं, ताकतवर हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीकनेस है उसके अंदर, तो वहां पे वो जगह जाकर के अपना संचय कर लेती, मतलब वो बीमारी उस जगह पे अपना घर बना लेती है। ये होता है स्थान संचय, स्थानीयकरण। व्यक्ति, अभिव्यक्ति, स्पष्ट लक्षण दिखाई देने। अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ पे इंसान से नहीं है, यहाँ पे है कि
उसकी व्यक्ति कैसे हो रही है, मतलब वो अभिव्यक्त कैसे कर रहा है अपने आप को, कि उसके लक्षण जो सामने आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, दर्द के रूप में आ रहे हैं, जलन के रूप में आ रहे हैं, रेडनेस के रूप में आ रहे हैं, स्वेलन के रूप में आ रहे हैं, या किसी और रूप में आ रहे हैं, ये सब चीजें अभिव्यक्ति है उसकी। भेद मतलब उलझन, तो रोग का विभेदन, जो भेदा है भेद है इसके, तो उनका जो विभेदन है मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कि इतना 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 इसकी जटिलताओं का लेवल क्या है, ये वाले बताना। महत्व, संचय और प्रकोप अवस्था में आरंभिक निदान संभव है। जब संचय और प्रकोप हुआ है तो उसमें प्रारंभिक निदान संभव है, वह थोड़ी सी ट्रीटमेंट के अंदर वो ठीक हो जाता है। व्यक्ति अवस्था से पहले रोकथाम करना आसान होता है। व्यक्ति अवस्था मतलब कि जब वो अभिव्यक्त कर देता है रोग अपने आप को पूरे रूप में जब आ जाता है और अपने सिम्टम्स को जोर शोर से दिखाता है, तो उसमें जो है रोकथाम करना आसान होता है। जटिलताओं के पहले पंचकर्म, इससे पहले पंचकर्म सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो हमने जो लास्ट उसका पढ़ा है जटिलताओं के बारे में, जो भेद वाला पोर्शन है, कि उससे पहले अगर आपके 5 भी पॉइंट तक आप लोग पहुंच पाया है कोई भी डिजीज, तो उसमें पंचकर्म सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, मतलब बहुत जल्दी आराम देता है आपको, बहुत जल्दी उसके रिजल्ट सामने निकल के आते दिखाई देते हैं। त्रिविध परीक्षा क्या है इसकी, हम किस तरीके से उसका परीक्षण कर रहे हैं, कि 3 कौन सा ऐसे टाइप है जिससे हम परीक्षा करते हैं, कि देखने से, स्पर्श करने से, और उसके व्यक्ति को क्या बोलते हैं उसको, ये हमारा प्रश्न पूछताछ, उससे हम पता करेंगे कि किस तरीके से उसका क्या क्या चीज है, निरीक्षण करेंगे हम। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, जो फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन है, दर्शन मतलब हम अपने आंखों से क्या देख पा रहे हैं, उसके अंदर आंखें पीली हैं या पतला है, कृशकाय शरीर है या मोटा है, ओबेसिटी की तरफ जा रहा है या डलनेस है, या चेहरे पे चमक नहीं है, या बहुत थका हुआ लग रहा है, या वो बोल नहीं पा रहा है ढंग से, उसके शरीर से उसके दिखाई दे रहा है, और उसकी शारीरिक बनावट किस तरीके की है, उसका जो स्किन का कलर है वो क्या हो रहा है, येलोइश कलर हो रही है या रेड उसकी कलर हो रही है या नॉर्मल है। जीभ, हम बोलते हैं ना, जब सबसे ज्यादा पहले जाते हैं डॉक्टर बच्चों को बोलते हैं टंग दिखाओ अपनी, अच्छे से खोल करके जब हम जीभ दिखाते हैं, तो त्वचा के अंदर उसका रंग क्या है, कि पूरी पिंक है, साफ है एकदम, उसपे कोई परत तो नहीं है, परत है तो मतलब उसका क्या है, आंखें किस तरीके की हैं, येलो तो नहीं है, बाहर की तरफ तो नहीं आ रही है, बंद तो नहीं हो रही है, खोल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, रेडनेस तो नहीं है आंखों के अंदर, येलो एकदम येलो तो नहीं हो गई है। तो ये सारी चीजें आंखों की तरफ, सूजन, आपको शरीर की किसी भी अंग पे अगर चोट मुझे यहाँ लगी हो या कुछ भी हो, या मेरे पे यहाँ पहुंचा था, तो यहाँ पे मुझे सूजन दिखाई देगी, ठीक है। चाल, व्यक्ति जो चल के आ रहा है आपके पास, ये आप देख के तो पता करोगे, तो चल के आ रहा है तो उसकी जो चाल है वो एकदम एक्यूरेट है क्या एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह, या फिर वो बहुत धीरे धीरे चल पा रहा है, या वो किसी का सहारा लेके चल रहा है, या वो उस चलने में वो चल ही नहीं पा रहा है, वो गिर जा रहा है, उसे कोई और पकड़ के लेकर के आ रहा है। ये उसकी चाल के बारे में व्याख्या होती है। स्पर्श क्या होता है, स्पर्श से परीक्षण, स्पर्श द्वारा हम क्या करते हैं, तापमान देखेंगे, उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उसकी स्किन कैसी है, हार्श है या सॉफ्ट है या डल है या सूखी सूखी स्किन है, ये सब चीजें। नाड़ी चेक करते हैं हम इसे टच करने में, जो हमारी नाड़ियां होती है 3 फिंगर से हम देखते हैं, हमेशा नाड़ी चेक करेंगे कि नाड़ी उसकी कैसी क्या चल रही है, वो भी टच के अंदर आता है। पसीना आना, कि आप उसको देखेंगे कि उसकी स्किन ठंडी है या कैसी है, ये पसीना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी चीजें हम चेक करते हैं। त्वचा की बनावट कैसी है उसकी, त्वचा की, स्किन की। प्रश्न पूछताछ वाला जो प्रश्नोत्तरी वाला टाइम जब आता है, जब हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन आंसर चलता है, तो उसमें क्या क्या पूछना है, तो हम मरीज से सीधे पूछते हैं, पेशेंट से, कि आपको क्या है, आपका खाना पीना कैसा है, आपको खट्टा अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है, ठंडा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, कैसा आपको खाना अच्छा लगता है, आपकी जीवन शैली किस प्रकार की, मतलब आप बहुत ज्यादा मेहनत कश इंसान है, या आप आराम से ठीक ठीक चलती है आपकी लाइफ स्टाइल, और या फिर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के अंदर जीते हैं, मतलब कि खाया पिया बैठ गए, खाया पिया बैठ गए, मतलब बैठने का मीन्स ये नहीं है कि मेंटली वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, पर वो उसका सिटिंग वाला वर्क है, तो वो जीवन शैली के अंतर्गत आता है। नींद आपको कैसी आती है, मल त्याग की आदतें, कि भाई आप सुबह सुबह फ्रेश हो जाते हो, क्या अच्छे से फ्रेश हो पाते हो, कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ये सब चीजें जो होती है मल त्याग की आदतें। दर्द की प्रकृति, कि आपको किस तरीके का दर्द है या नहीं है। आरंभ की अवधि, आरंभ और अवधि, ये जो आपको प्रॉब्लम आप लेके आए हो, ये कब आरंभ हुई और कितना टाइम इसको हो चुका है, ये सारी बातें हम रोग निदान को समझने में हमारे लिए सहायक होती हैं, ठीक है। अस्त स्थान परीक्षा हमारी क्या है, उसके बाद जानते हैं। अभी तो 3 तरह की थी, क्या आपने देखकर, आपने छू के और आपने पूछकर क्या निकाला, उसका एक पूरा का पूरा एक अच्छा खासा चिट्ठा बन जाता है, उसका सारी हिस्ट्री उसके अंदर आ जाती है।
अब उसके आगे चलते हैं कि अष्ट स्थान परीक्षा किस तरीके की होती है जब हम 8 तरीके की परीक्षा उसकी कर रहे हैं। ये एक विस्तृत नैदानिक परीक्षण विधि है। इसमें क्या है क्या नहीं है देखिए चलते हैं। परीक्षा क्या करेंगे, नाड़ी की परीक्षा करेंगे। उसका अर्थ क्या, नाड़ी ही है, मतलब आपने जब ये आपकी नाड़ी है, हम इसको पकड़ते हैं इस अंगूठे की साइड से, ये आपके तीन ये होते हैं, जब पेशेंट होता है तो उसको इस तरीके से पकड़ा जाता है। फर्स्ट फिंगर को प्रेशर दे रखा है, लास्ट को दे रखा है और बीच वाली थोड़ी हल्की होती है। अब आपको आप सब लगाइए, आप सबको पता चलेगा कि किस तरीके से, देखिए आप खुद फील कर सकते हो अपनी खुद की नाड़ी। सिर्फ ये 3 फिंगर काम करती है हमारी से, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। ये प्लेस होता है हमारा, ये वाली हड्डी, ये वाला बोन, ठीक है, यहाँ आप रखेंगे, थोड़ा सा इसको प्रेशर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर देंगे, इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, आपको यहाँ गति करती हुई अपनी नाड़ी बहुत अच्छे से पता चलेगी। बहुत सिंपल सा इसका ये तरीका होता है, ठीक है। नाड़ी परीक्षण हो गया। मूत्र मतलब उसका यूरिन कैसा है, स्टूल उसका स्टूल कैसा है, जिह्वा उसकी जीभ कैसी है, शब्द उसकी आवाज कैसे है, जैसे दर्द में या बीमार व्यक्ति की आवाज करकराहट, मतलब कराहट भरी हुई होती है, मतलब एक दर्द उसकी आवाज से ही आपको पता चल जाएगा, या वो बहुत धीमे धीमे बोलेगा या बहुत सुस्त होकर बोलेगा। और एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ की तरह बोलेगा, ठीक है। शब्द उसकी आवाज कैसी है, स्पर्श उसको हमने छुआ तो हमें कैसा लगा, जीआर उसकी आंखें कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, आकृति में उसकी शारीरिक बनावट कैसी है, वो मोटा है पतला है कैसे है क्या है, ये चीज हमको पता चलेगी, ठीक है। अष्ट स्थान का महत्व क्या है कि आपने जो ये 8 प्रकार से देखा उसका क्या महत्व है। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हेलो, क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट। अब हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है हमारे इसके अंदर। तो अष्ट स्थान का महत्व हम पढ़ेंगे। जो इतनी हमने 8 प्रकार पढ़े कि उसकी आकृति क्या है, उसकी आंखें क्या है, स्पर्श करा तो क्या है, उसकी नाड़ी क्या है, उसका स्टूल क्या है, मतलब मल कैसा है, मूत्र उसका कैसा है, उसकी जीभ उसकी कैसी है, उसकी आवाज, उसके शब्द कैसे हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है ना। इसमें किस तरीके से काम कर रहा है ये भी हमने देख लिया। अब इसका महत्व क्या क्या है, कि दोषों की प्रधानता निर्धारित करता है ये सब देखना, ठीक है। रोगों के पूर्वानुमान में सहायक है, कि आपको पहले से ही आइडिया हो जाएगा कौन से रोग उसको आने को है। उपचार योजना में मार्गदर्शन करता है ये, और पंचकर्म मूल्यांकन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। क्या पंचकर्म उसका करने वाले हैं तो आपको क्या क्या उसके इसमें आप समझ गए कि उसकी क्या स्थिति है, उसकी स्किन का टाइप समझ गए, उसकी शरीर की स्थिति समझ गए, किस तरीके का प्रेशर देना है, कैसे काम करना है, कौन सा ऑयल ठीक है। यहाँ पे वो सारी चीजें बाद में समझाएंगे आपको किस तरीके से रिलेटेड है, ये सब चीजें इस तरीके से रिलेटेड है। चरक संहिता लेसन नंबर हमारा 9 आ गया है कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में वर्णित वर्णन के अनुसार रोग विनिश्चय का अर्थ है उचित परीक्षण के बाद रोग का निश्चय निर्धारण करना। ये जो रोग आपका है एक्यूरेट क्या है इसके बारे में, ये कौन से टॉपिक है इस पर चलो बात करते हैं। निदान, रोगों का कारण कारक, लक्षण, संकेत और लक्षण, साइन और सिम्टम्स बोलते हैं जो हम, वो डोसा की भागीदारी, रोग की अवस्था, और यहाँ डोसा लिखा मतलब दोष, कौन से दोष की भागीदारी है, दोषा की भागीदारी और रोग की अवस्था, रोग का पूर्वानुमान मतलब साध्य है असाध्य है, किस प्रकार से ये सारी चीजें हम इस विनिश्चय के अंदर करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, रोग के कारण, दोष, दोष्य, लक्षणों और रोग निदान का विश्लेषण करके रोग की वैज्ञानिक पुष्टि करके साइंटिफिक तौर पे इसको बताना। कारण, साइन, सिम्टम्स, लक्षण वगैरह सब कुछ हम देख करके हमने बताया कि ये है, ये वाली बीमारी आपको है, पुष्टि कर दिया हमने। कारण कारक क्या है,
त्रिदोष वात पित्त कफ के असंतुलन के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। मुख्य कारण क्या है? असत्यमेंद्रिय संयोग, इंद्र का अनुचित उपयोग करना, जैसे कि स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग किया, आपकी आइज खराब होंगी, तेज आवाज, दृष्टि का अनुचित उपयोग करना, प्रज्ञापराधा, बौद्धिक त्रुटि, जानबूझकर गलत आदतें अपनाना, परिणाम मौसम संबंधी जो आपके परिवर्तन है उनको आप देख नहीं रहे हो। आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज हो गया है, सर्दी आ गई है बहुत ज्यादा, और सर्दी आनी स्टार्ट हो गई है और आप फिर भी गर्मी वाले ही पैटर्न में चल रहे हैं, तो आप जानबूझ करके मौसम संबंधी परिवर्तनों का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। या फिर जैसे सर्दी से गर्मी आ गई है पर फिर भी आपकी डाइट वगैरह वैसा ही, आपका रहन सहन वैसा ही है, तो वो उसको नहीं मानना। अन्य कारक मतलब अनुचित आहार, विरुद्ध आहार के बारे में आयुर्वेद हमेशा बात करता है। ठीक है, ठीक है। विरुद्ध आहार हो गया। प्राकृतिक इच्छाओं का दमन करना, वेग धारणा को रोकना, सदमा, कोई भी किसी भी तरीके का शॉक आपको लगा है, संक्रमण, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपको हुआ है, मानसिक कोई भी तनाव है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, तो ये सब भी बीमारियों का कारण। लक्षण एवं संकेत क्या है? लक्षणों में भिन्नता दोष की प्रधानता के अनुसार होती। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन को सेम ही लक्षण होंगे सेम डिजीज के अंदर। दोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। मुख्य लक्षण क्या है? दर्द, सूखापन, कपकपी और कब्ज। किसके अंदर आता है? वात के अंदर आता है। पित्त के अंदर क्या आता है? जलन, बुखार, लालिमा और एसिडिटी। कफ के अंदर भारीपन, सूजन, बलगम और सुस्ती। ये सब हमने पढ़ा है, पहले पढ़ के आए हम इसको, तो अब इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं। लक्षणों का विश्लेषण निम्नलिखित तौर पे किया जाता है। पूर्व रूप मतलब पूर्व सूचक क्या है, रूप, स्पष्ट लक्षण उसके क्या है, उपाशय, अनुपाशय मतलब राहत और उत्तेजना कारक उनके कौन से कारक हैं, ये हमको वहां जानना होता है। रोगों का वर्गीकरण क्या है? दोषों के आधार पर होता है, दोषों के आधार पर होता है। करेक्ट करते जाए आप लोग, जैसे जहाँ कहीं प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है ना, तो दोषों के पर आधारित, दोष पे आधारित क्या है ये? वातज, पित्तज, कफज है या द्वंद है या सन्निपातज है। तो वात, पित्त, कफ तो आप समझ गए, एक एक का डिसऑर्डर। द्वंद क्या होता है? जिसमें दो दोष इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, जैसे वात पित्त हो गया या पित्त वात पित्तज कफज हो गया या वातज कफज हो गया, ऐसे करके दो दोष उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और सन्निपातज क्या होता है? त्रिदोष। आजकल लगभग बहुत सारे लोगों को 50-60% भी अगर मैं जाऊं तो और ज्यादा लोगों को सन्निपातज ही होता है, मतलब तीनों दोष उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उत्पत्ति का कारण क्या है? आंतरिक और बाहरी कारक कुछ भी हो सकते हैं, उसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है कि आंतरिक कारक है या बाह्य कारक है। रोग निदान के आधार पर साध्य रोग है या असाध्य रोग है। रोगों के पूर्वानुमान साध्य असाध्य के अनुसार हम लेते हैं। साध्य में क्या है? इलाज योग्य, सुखा साध्य, आसानी से ठीक होने वाला, कृषि साध्य, मुश्किल से लेकिन इलाज योग्य। हमने पढ़ चुके हैं हम सारे, तो इसमें हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम पढ़ते चलते हैं। असाध्य के अंदर क्या क्या आ गया आपका? नियंत्रण योग्य लेकिन असाध्य, अनुक्रम मतलब बिल्कुल ही असाध्य, जिसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रोग विनिश्चय का संक्षिप्त प्रभाव क्या है, कारण क्या है उसका वो जानेंगे, उसके बाद दोष की वृद्धि, उसके बाद धातु की भागीदारी क्या है इसके अंदर, लक्षण क्या आ रहे हैं, चरण का मूल्यांकन मतलब वो स्टेज, रोग का पूर्वानुमान, साध्य असाध्य और उपचार योजना। ये सारी की सारी चीजें एक ही पॉइंट के अंदर हमारी आ जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लेसन नंबर 10 पर। इसमें है द्रव्य गुण विज्ञान की कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, कौन सा रस है, द्रव्य है, गुण है, क्या है उसका, उसके बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य गुण क्या होता है? आयुर्वेद की वह शाखा जो औषधीय पदार्थों और उनके गुणों का अध्ययन करती है, उसको हम कहते हैं। चरक संहिता और सुश्रुत में शास्त्रीय ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है कि द्रव्य क्या है और उनके गुण क्या क्या है, ठीक है। किसी भी जड़ी बूटी या पदार्थ की क्रिया निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। उसका रस क्या है, गुण क्या है, वीर क्या है, विपाक क्या है और प्रभाव क्या है, कि उनकी क्या, हम बोलते हैं ना कि जैसे इसकी प्रकृति ऐसी है, ये रस ऐसा है, तीक्त है या कषाय है या क्या बोलते हैं उसको, मधुर है या ये सॉल्टी में लावण्य वाला है, ये कौन कौन से हैं रस? हमारे षड रस होते हैं ना, जैसे 6 रस होते हैं, तो उनमें से कौन सा रस है, इसका गुण क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, वीर्य उसका किस तरीके का है ना, और विपाका क्या है उसका, उसकी क्या बोलते हैं, प्रकृतियां क्या है,
और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी बॉडी पे, किस तरीके से क्या कितना और कैसे दिया जाए जो उसका प्रभाव हो। रस, अब रस में देखो अभी आ गया ना इसका, हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। रस क्या है? रस मीन स्वाद। किसी भी चीज को जब हम जीभ पे रखते हैं और उसका जो प्रभाव निकल के आता है, जैसे हमने कुछ भी मीठा खाया, जैसे आप नहीं जानते हैं एक बॉल जैसी चीज रखी है या फिर एक स्क्वायर पीस रखा है, उसको आपने जीभ पे रखा तो तब आपको जब जैसे मेल्ट होगा तब आपको एहसास होगा कि इसका कौन सा टेस्ट है। जैसे आपके टेस्ट पर एक्टिव होंगी, लार जैसी सलाइवा निकलेगा और उससे आपको पता चलेगा जिसका टेस्ट क्या है। ठीक है, तो वो हमें रस उसका पता चलेगा। तो उसके हिसाब से जीभ के द्वारा उसका टेस्ट किया गया हमने कि उसका कौन सा है, और इसका दोषों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है रस का, हर रस का। क्या है, कौन कौन से होते हैं? 6 रस, जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि 6 रस होते हैं, षड रस होते हैं हमारे। और रस कैसे है? मधुर है, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला। ठीक है, ये सब हमारे मृदु, और ये सब करके ये नमकीन, लवण, कटु, तिक्त, कड़वा और ये आपका कसेला, सारे ही 6 प्रकार के रस हैं। और ये कौन कौन से दोषों पे किस किस के ऊपर प्रभाव डालते हैं ये हम पढ़ेंगे। मधुर रस वात पित्त के ऊपर, कफज कफ के ऊपर, आंवला आपका वात ऊपर पित्त और ऊपर कफ के ऊपर की तरफ आपका जो पित्त और वात का बढ़ा हुआ है, वात को नीचे करने के लिए। ठीक है, लवण आपका क्या है? वात ऊपर पित्त और ऊपर कफ, कटु ऊपर वात और कफ, तिक्त पित्त और कफ, कषाय मतलब कसेला पित्त और कफ के ऊपर कार्य करता है। दोषों पे कौन कौन से दोषों पर प्रभाव करता है? इन दोषों पे ये प्रभाव करता है। रस धातुओं का पोषण करता है और पाचन को प्रभावित करता है। ये तो हमने पढ़ा ही, इससे ये बनता है, इससे बनता है, इससे बनता है। ठीक है, गुण क्या होते हैं इनके? गुण भौतिक और औषधीय गुणों का वर्णन करता है। ये जो हमारे गुण है इसके, वो भौतिक और औषधीय गुण उसके क्या क्या है इसका वर्णन। ये 20 गुण 10 विपरीत जोड़े। ठीक है, ये 20 गुण होते हैं, उसके 10 विपरीत जोड़े हो रहे हैं। आप देखिए कैसे। गुरु, गुरु मतलब लघु, गुरु और लघु मतलब भारी और हल्का, ये एक जोड़ा है, भारी और हल्का। स्निग्ध और रुक्ष, अस्पष्ट और रूखा। स्निग्ध और रुक्ष, स्निग्ध के अंदर ना हल्का चिकनापन लिए भी जो चीज जिसकी तासीर होती है, जिसकी मतलब तासीर नहीं, हम बोलेंगे बनावट, उसकी संरचना जैसी है। ठीक है, कि ये स्निग्ध होता है, जैसे घी है, तेल है, ये स्निग्ध चीजें हैं। ठीक है, और सूखा, शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म, मंद और तीक्ष्ण, सुस्त और तीक्ष्ण, स्थिर और सारा। तो स्थिर और हिलता डुलता हुआ, मोबाइल जो चीज होती है, यहाँ पे मोबाइल का मतलब फोन नहीं है। ठीक है, मृदु, कितना, नरम और कठोर, सलक्षणा और खरा, चिकना और खुरदरा, सैंद्र और द्रव्य मतलब घना, सैंद्र मतलब और घना मतलब द्रव्य मतलब तरल पदार्थ, स्थूल और सूक्ष्म, छोटा और बड़ा, पिचीला और विषादा, घिनौना और साफ। मतलब ये सारी चीजें हैं कि इनके 20 गुणों के 10 जोड़े बने हुए हैं। ठीक है, गुण विपरीत गुणों के सिद्धांतों के माध्यम से दोषों को संतुलित रखता है। गुण विपरीत गुणों के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है और दोषों को संतुलित करता है। जैसे कि किसी के रुक्षता ज्यादा है तो आप उसे क्या दोगे? स्निग्ध पदार्थ दोगे ताकि उसकी रुक्षता खत्म हो। ये इसके हिसाब से हम समझ लेते हैं। किसी के अंदर हमें नरम चीजें हैं तो उसको हमें कठोर करना है, जैसे हड्डियां नरम हो रही है, खराब हो रही है, उसको कठोर करना है तो इस तरीके से देंगे। चिकना, खुरदना, घरा, तरल, इस तरीके से इसको ऐसे करते हैं कि एक चीज दूसरी चीज को बैलेंस करती है, इसलिए इनके जोड़े बनाए गए। तो उस हिसाब से आप निदान करने में समझ सकते हो इसको। वीर्य कैसा है? वीर्य मतलब उसकी शक्ति। वीर्य वह सक्रिय तत्व है जो तत्काल औषधि क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, कि उसकी जो ताकत है वो किस तरीके की है, उस औषधि की या पदार्थ की जो हम खा रहे हैं, ले रहे हैं। 2 मुख्य प्रकार की होती है, उष्ण और शीत। की गर्म है, ये ठंडी है। और उष्ण कफ और वात को कम करती है, शीत पित्त को कम करती है। उष्ण में हम हमेशा कफ और वात से रिलेटेड जो भी चीज होते हैं तो हम उसमें उष्ण चीजें देते हैं, और जो शीत रिलेटेड चीजें होती है वो पित्त को करती है, क्योंकि पित्त में गर्मी बढ़ जाती है तो ठंडा करना जरूरी होता है। विपाका, प्रश्नोत्तर, पाचनोत्तर, प्रभाव। कि विपाका क्या है? पाचन के बाद उसका प्रभाव कैसा है। तो मैंने जो कहा ना आपको, तासीर कैसी है उसकी, कि जो खा रहे हैं हम तब ठंडा है, तो क्या ठंडा है? जैसे कि बर्फ आप खा रहे हो तो मुंह में ठंडा लग रहा है, पर क्या वो पचने के बाद उसका प्रभाव ठंडा है? नहीं, वो गर्म है, तो आपके शरीर में जाके क्या गर्मी को बढ़ाती है। तो अगर कोई पित्त वाला व्यक्ति है और बहुत ज्यादा कच्ची बर्फ या ये आइस वाली आइसक्रीम्स खाता है
तो उसको क्या होगा, उसके वो बढ़ेगा ही पित्त, ठीक है ना, क्योंकि वो उसको केवल उस पल की शांति दे रहा है, आगे उसके बॉडी के अंदर वो दोष को नियंत्रित नहीं करेगा। 3 प्रकार क्या है, मधुर विपाक, आम्ल विपाक और कटु विपाक। मुख्य रूप से प्रभावित करता है धातु पोषण को, मल त्याग को, दीर्घकालिक दोष संतुलन को। कि हम इस तरीके से करते हैं तो ये इन चीजों को प्रभावित करता है। धातु का पोषण किस तरह करना है, मल का त्याग किस तरीके से हो, तो जो आपके शरीर में मल जिस भी प्रकार का है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में या पसीने से निकलने वाला कैसा भी है, जो गैसीय रूप में भी निकल सकता है, तो वो सब मल त्याग के अंतर्गत आता है। दीर्घकालिक दोष का संतुलन करने का काम यहाँ मुख्य रूप से ये करता है। प्रभाव क्या है, ये विशिष्ट क्रिया, उसके ऊपर क्या विशिष्ट प्रभाव उसका कर रहा है, विशिष्ट क्रिया क्या हो रही है। प्रभाव किसी पदार्थ की वह विशेष या अनोखी प्रक्रिया है जिससे रस, गुण, वीर्य और विपाक द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। जैसे कुछ जड़ी बूटियां समान रस होने के बावजूद भी हृदय या मन पे विशेष रूप से कार्य करती है। ये कुछ चीजें हैं कि जो समान है, उनका रस मतलब जो उसका टेस्ट है, रस समान है, पर वो हृदय और मन पे अलग तरीके से काम कर रही है, ठीक है, विशेष रूप से काम करते हैं। इनमें से एक विशेष और अस्पष्ट शक्ति माना जाता है। सारांश क्या है, कारक हमारे क्या क्या है, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। अर्थ उसका क्या था, सार, गुण, शक्ति, पाचन के बाद का प्रभाव और विशिष्ट कार्रवाई। तत्काल दोष हमारे क्या है, शारीरिक क्रिया क्या है, सक्रिय औषधीय प्रभाव इसका क्या है, वीर्य का। विपाक के पाचन के बाद जो प्रभाव है, मतलब दीर्घकालिक चयापचय जो हमारी क्रिया होती है, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस के, उसके अंदर क्या प्रभाव आ रहा है, उसका प्रभाव, उसका क्या विशिष्ट कार्रवाई क्या है उसकी, अद्वितीय चिकित्सीय प्रभाव उसका आपकी बॉडी के ऊपर क्या पड़ रहा है, ये उसका प्रभाव होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, वैसाज्य कल्पना, आयुर्वेदिक औषध विज्ञान जो है हमारा, वो क्या है, अभी बहुत टाइम है, आराम से करते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है आयुर्वेद के अनुसार, अभी समझ में तो आता जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ आ रहा है जो अभी तक पढ़ाया, ठीक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो ये वैयाची कल्पना आयुर्वेद में है, औषधों की तैयारी किस तरीके से करनी है, उसका निर्माण कैसे होता है, संरक्षण कैसे करा जाता है, उसको किस तरीके से मतलब कि आप इकट्ठा करके रखते हैं, संरक्षण कर रहे हैं, और आप उसको सेवन किस तरीके से करा जा रहा है, संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है। और ये चरक और हमारे शिशु संहिता और अष्टांग हृदय के अंदर पूरा इसका वर्णन हमको मिलता है। तो हम इसमें आगे चलेंगे कि त्रिदोष के अनुसार औषधि का उपयोग कैसे करना है, कि भाई आपके वात के अनुसार या आपके पित्त दोष के अनुसार या आपके कफ दोष के अनुसार किस तरीके से औषधि का उपयोग हम करने वाले हैं। तो हम वात दोष पे आ जाते हैं। सबसे पहले किसमें उपयोग क्या करेंगे हम, वात के अंदर स्निग्ध चाहिए हमें, उष्ण चाहिए, गुरु चाहिए, औषधि। गुरु मतलब पौष्टिक, उष्ण मतलब गर्म, स्निग्ध मतलब अस्वादिष्ट। स्वादिष्ट तो नहीं होती स्निग्ध को, हर चीज कोई जरूरी तो नहीं है ना, जैसे कि हम बहुत सारी चीजों के अंदर घृत देते हैं, है ना, औषधि घृत होते हैं, जैसे हमारे घर घृत, ब्राह्मी घृत घृत है, या त्रिफला घृत घृत है, या शतावरी घृत है, ये सारी चीजें हम देते हैं उसके अंदर, तो स्वादिष्ट नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ लिखा है अस्वादिष्ट। स्निग्ध है, ये चीज हम वात दोषों के लिए दिए जाते हैं। फॉर्म उसका क्या होता है, वो तेल हो सकता है, घृत हो सकता है, काढ़ा हो सकता है। देखिए अभी बता दिया था मैंने आपको, सेम चीज यहाँ आ रही है। उदाहरण क्या है, दशमूल का अथवा आपने दिया, अश्वगंधा से बने व्यंजन आपने दिए, तो अश्वगंधा के हम छोटे छोटे से बॉल्स फॉर्म में उसके लड्डू जैसे बना के देते हैं, हम घृत उसका बना के देते हैं, दशमूल का हम काढ़ा बना के देते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। अनुपान उसका कैसे करना है, गुनगुना लेना होता है उसे, दूध के साथ में घी जैसे हम ले रहे हैं, कुछ चीजें हम पानी के साथ में भी लेते हैं, तो गुनगुने पानी के साथ में हम उस चीजों को देते हैं। पित्त दोष के लिए हम किस तरीके से औषधि लेते हैं, कौन सी ली जाएगी और किस तरीके से ली जाएगी, तो उपयोग क्या करेंगे, शीत मतलब ठंडा करने वाली, मधुर मतलब मीठी, तिक्त मतलब कड़वी औषधि। मीठी और कड़वी औषधि जो कि बॉडी के अंदर शीतलता लाती है, बॉडी को ठंडा करती है, वो वाली औषधियां हम इसके अंदर प्रयोग करेंगे। उसका फॉर्म क्या होता है, घृत फॉर्म में हो सकती है, या स्वरस फॉर्म हो सकती है, या चूर्ण। तो स्वरस कैसे कि जैसे किसी भी चीज का तुरंत निकाला गया रस। अब आप देखो, गिलोय ली हमने, गिलोय तोड़ी, एक अच्छी मोटी उसकी डंडी ली, मोटी वाली जो होती है, और 2 इंच की 3 इंच की हमने डंडी ली, उसको कूट करके उसका रस निकाल दिया, तो वो क्या है, स्वरस, तुरंत बनाया हुआ, तुरंत का जो ताजा रस होता है उसे स्वरस बोलते हैं। चूर्ण, अब यही हम उसको गिलोय को सुखा लेते हैं और उसको पीस लेते हैं, तो पाउडर फॉर्म में जाती है, वो चूर्ण हो जाती है। उदाहरण आमल की गंडूची, मैंने बताई दी, गंडूची मीन्स आपकी गिलोय,
ठीक है, आमल की मीन्स आंवला आपका, हम इसको यूज करते हैं। तो उसे स्वरस के तौर पे घृत के रूप में या चूर्ण के रूप में हम उसे यूज करते हैं। अनुपान कैसे होता है, दूध के साथ में या चीनी के पानी के साथ में हम उसे ले रहे हैं, मीठे पानी के साथ। कफ दोष के लिए क्या करना है, हम उपयोग क्या करेंगे वासज औषधि का, उष्ण मतलब जो गर्म हो, रुक्ष मतलब जो सूखी हो, लघु जो हल्की औषधियां होती है वो, मतलब गर्म, सूखी और हल्की औषधियों का उपयोग हम कफ के लिए करते हैं। रूप उसका क्या होगा, चूर्ण हो सकता है, वो क्वाथ हो सकता है और बटी हो सकती है। बटी मीन्स टैबलेट, जैसे हम बताते हैं ना गिलोय घनवटी खा रहे हैं, लक्ष्मी विलास रस खा रहे हैं, या हम पुनर्नरवादी मंडूर की बट्टी खा रहे हैं, या हम किस तरीके, बहुत तरीके की बट्टियां होती हैं कि हम ये बट्टी खा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बट्टियों के अंदर आ गए, काथ के अंदर क्वाथ आ गया आपका, क्वाथ मतलब काढ़ा, पाउडर मतलब चूर्ण। उदाहरण त्रिकटु और पुनर्नरवा। ठीक है, पुनर्नरवा का क्वाथ भी होता है, बट्टी भी होती है, और क्वाथ भी होता है, बट्टी भी होती है। और आपका त्रिकटु का पाउडर फॉर्म होता है। ठीक, अनुपान से कैसे कह रहे हैं, शहद के साथ में या गर्म पानी से। तो चूर्ण फॉर्म में तो सिर्फ हम शहद के साथ मिला के दे रहे हैं, नहीं तो गुनगुने पानी के साथ खाने के लिए कह रहे हैं, जैसे बट्टी है। तो सिद्धांत क्या है, विपरीत गुण बड़े हुए दोषों को संतुलित करते हैं। तो हम ये नहीं, यहाँ क्या यूज किया, जो कॉम्बिनेशन अभी हमने पढ़ी थी 20 वाली के 10 जोड़े के, सूखा है तो उसके साथ में हमने स्निग्ध दे दिया, नरम है तो उसके साथ में हमने कठोर दे दिया, ठंडा है तो हमने उसके साथ में गर्म दे दिया, ये वाली चीज। ठीक है ना, तो यहाँ ये पूरी तरह बताया गया कि औषधि किस तरीके से दी जाती है। विपरीत गुण बड़े हुए दोष को संतुलित करती है। औषधियों के प्रकार क्या है, तो हम औषधि किस प्रकार से उसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या रहता है उसका, तो उत्पत्ति का आधार, कि वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, स्थावरा पौधे की उत्पत्ति कैसी है, जंगमा पशु उत्पत्ति है या उसकी, या पार्थिव खनिज के रूप में हुई है वो। ठीक है, या तो पौधे से है, या वो पशु से है, या फिर वो खनिज के रूप में आई है, ये उसकी उत्पत्ति का आधार है। कार्रवाई पे आधारित कैसे होती है, शमन शांति प्रदान करने वाली है, या शोधन शुद्धि करने वाली है, या रसायन है मतलब कायाकल्पकारी है। ठीक है, या फिर वाजीकरण कामोत्तेजक है। तो इन चारों में से वो कौन सा फॉर्म है जिसके ऊपर हम इसका डिफरेंशिएट इसको हम कर रहे हैं। प्रमुख आयुर्वेदिक सूत्र क्या है, हमारी परिकल्पना क्या रहती है, हमारी कल्पना, प्रारंभिक तैयारी क्या करना है, पंचविद्या कषाय कल्पना, स्वरस ताजा रस, कालका पेस्ट, क्वाथ काढ़ा, कालका मतलब पेस्ट, क्वाथ काढ़ा, हिम मतलब ठंडा पेय, फाटा मतलब गर्म पेय, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। द्वैतीय तैयारी क्या है, उसका चूर्ण बनाना, ये तो सारे हो गए रस वाले फॉर्म में है ना, पेय वाले फॉर्म में। सेकंड है कि चूर्ण वाले फॉर्म में, कि हमने उसे चूर्ण बना लिया, या उसकी गुलिका गुटी बट्टी बना ली, या हमने उसके आसव बना लिए, या हमने उसका जैम जैसे बना लिया, जैसे कि बताऊं आपको कौन सा, वासा वाले ये होता है ना, ये जैम जैसे होते हैं। घृत बना लिए, औषधीय घृत बना लिया हमने, उसके तेलीय औषधि बना ली, बहुत सारे तेल के अंदर औषधि डाल के औषधीय तेल बन जाता है, या भस्म बना दिया हमने उसका, कि उसकी खनिज जैसा उसको भस्म रूप में तैयार करके बहुत सारी चीजें जला के उस तरीके करके भी उसको हम यूज करते हैं, द्वितीय होता है। और औषध काल क्या है, ये औषध प्रशासन का समय क्या है। तो आयुर्वेद में दवा लेने के बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि आप किस तरह से खा रहे हैं। अभक्त मीन्स खाली पेट, प्रगभक्त मीन्स भोजन से पहले, मध्य भक्त मीन्स भोजन के दौरान, अधोभक्त मीन्स भोजन के बाद, और अंतर्भक्त मीन्स भोजन कालों के बीच में आपको दवाई कैसे खानी है। हम हमेशा मेंशन करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, खाली पेट खाना है। खाली पेट मीन्स उठते ही सुबह आपका जो खाली पेट होता है उस टाइम, भोजन से पहले मतलब खाना खाने से जस्ट आधा घंटे पहले या जस्ट थोड़ी देर पहले, भोजन के दौरान आप खाना खाने के साथ खाएंगे, भोजन के बाद मतलब खाना खाने के बीच में, भोजन कालों के बीच में, जैसे कि ब्रेकफास्ट और आपका डिनर, आपका लंच और आपका डिनर, तो उनके बीच में, उनके बाद नहीं, उनके बीच में। ठीक है, भोजन कालों के बीच में। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कि किस तरीके से आप उसको दे रहे हैं, वो उसी हिसाब से प्रभाव करता है। निशा रात्रि का समय, मुहुर मुहुर मतलब बार बार खुराक, जो मुहुर मुहुर लेना के मीन्स होता है कि घूट घूट करके बहुत थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, बार बार वाली खुराक। चयन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है कि बीमारी कैसी है, दोष उसका कौन सा है, रोगी की ताकत कैसी है, और रोग का स्थल कौन सा है। ठीक है, सारांश अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या इसका सारांश निकल के आता है। पहलू क्या है, हमारे प्रमुख बिंदु हम देख लेते हैं। दोष के आधारित उपयोग, तो विपरीत गुणों का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने पहले भी बताया कि कैसे कैसे हमने उसको कॉम्बिनेशन जो बना रखे हैं 20, वो याद करना आप सब लोग। ठीक है,
कि उसका कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये वाले कॉम्बिनेशन के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है। और औषधि का प्रकार कौन सा है, पौधे से आई है, पशु से आई है या खनिज से आई है। प्राथमिक परिकल्पना क्या है, स्वरस है, कालका है, क्वाथ है, हिम है कि फैटा है। द्वितीय कल्पना चूर्ण है, बटी है, आसव है, घृत है या तेल है। औषधि कला है, समय आधारित प्रशासन। ये मेन इसका सारांश हो गया पूरा पूरा लेकर के। अब हम देखें जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 11, वो ही ये पूरा का पूरा यहाँ पर आकर के मेंशन हो गया है हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैंने लास्ट बार आपको बोला था कि आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिससे कि आप लोग हम लोगों से कनेक्ट रहें, क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ लिए और मैम आती पढ़ा के चली जाती है, कोई फिर याद भी नहीं रहता हमको, हम कुछ ऐसा रिलेटेड उससे करते नहीं है। तो मैं अब आपको क्वेश्चंस बोलती हूँ, आप लोग है ना प्लीज उसको करो, क्वेश्चंस लिखने की तैयारी करें, सब लोग अपने पेन पेंसिल वगैरह निकाल लें और नोट करें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 क्या सब लोग लिख रहे हैं क्या? जी मैम लिख रहे हैं, मैं बताती हूँ, आप लिखिए। आपको आज मैं क्योंकि लास्ट बार भी नहीं दिया था, 2 क्वेश्चन देते हैं एक बार में, तो दोनों का देंगे हम। आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, पर नेक्स्ट वीक तक जमा करना है आपको, पूरा वीक है आपके पास इसको करने के लिए, नेक्स्ट फ्राइडे तक पहुंच जाए मेरे पास, ठीक है। आप लोग लिखिए कि हम सबसे पहला चीज ये है कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद को परिभाषित कीजिए। और आयुर्वेद के उद्देश्य और उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आयुर्वेद के उद्देश्य और उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक ही क्वेश्चन है। मैडम इंग्लिश में थोड़ा क्या होगा आप बोले, क्या लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश बोले जी। मैं आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। मैडम इंग्लिश में क्या होगा डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद? हाँ, डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद और उत्पत्ति, उसकी संरचना क्या है, उसका उद्देश्य, मतलब उसका उद्देश्य को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट हिंदी, इंग्लिश वर्ड क्या हुआ, उद्देश्य का, उसका मोटिव क्या है, आयुर्वेद का मोटिव क्या है, उत्पत्ति वो किस तरीके से आया है, कहाँ से आया है, क्या उसका रीजन है, ठीक है। आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत क्या है? आयुर्वेद का क्वेश्चन नंबर 2 है, आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत क्या है? तीनों दोषों के नाम लिखिए और वर्णन कीजिए। आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत क्या है? तीनों दोषों के नाम लिखिए और संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हल्का हल्का से थोड़ा थोड़ा सा उसको बताना है, ठीक है। जय हिंद, कैसे हैं? बहुत देर में फोन उठाया। जी मैम, हमारे जो धातुओं का निर्माण होता है, क्रमिक निर्माण किस तरीके से होता है, उसका चार्ट बनाना है। हमने जो पढ़ा था ना, रस से रक्त, रक्त से वो, उसका बस केवल चार्ट बनाना है हमको। कौन कौन सी होती है आपने लिख दिया,
जो हमारा क्रमिक विकास है ये तो है, सेंटर और उसको फिर ऐसे बात करनी थी फ्लो तो चार्ट की तरह या फिर हाँ ऐसे इस तरीके से डेवलप कर दीजिए कि इससे ये होता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। ठीक है, एक पीडीएफ आई थी उसको वही मैं एडिट करना है, बाकी 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट अब। करना है। 25-30 पेज का है। तो कल तो जाओगे ना ऑफिस? तो कल कर देना, हम कल सुबह भेज देंगे पीडीएफ उसका, वो वर्ड कन्वर्ट करके। थोड़ा हालचाल लेना था ऑफिस में, क्या चल रहा है, 2 दिन से आए नहीं। आयुर्वेद के अनुसार अग्नि क्या है, अग्नि की परिभाषा। आयुर्वेद के अनुसार अग्नि क्या है? आयुर्वेद के अनुसार अग्नि क्या है, मतलब उसको परिभाषित करना है आपको। कितने प्रकार की होती है वर्णन कीजिए। प्रकार की होती है अग्नि, भूताग्नि और आपकी धात्वाग्नि। तो उनमें कौन कौन सी कितने कितने प्रकार की थी, इसके बारे में वर्णन करना है। पहले तो अग्नि क्या होती है ये लिखना है, फिर उसके बाद में कितने प्रकार की है और उनमें कितने प्रकार है उसको वर्णन करना है। ये 4 आपके क्वेश्चंस। ठीक है, मैं एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस लिख के आपके ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका असाइनमेंट है 2, क्योंकि आप हमारे अपने वीक हो गए थे, 2 वीक पूरे तो नहीं थे, वेडनेसडे से स्टार्ट किया था, तो पर फिर भी हमें फ्राइडे को लास्ट को देना था और इस फ्राइडे को भी देना है। तो लास्ट फ्राइडे का मैंने इसीलिए आपको 2 क्वेश्चंस दे दिए, 2 ये दे दिए, क्योंकि इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अब थोड़ा सा ही हमारा बचा, जैसे 2 लगभग 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, तो हम फिर आपको एक और आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है जी, ना करके सब लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, मेरे पास तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी मैम, और मैं चेक कर लूंगी। कुछ पूछना है तो पूछिए, अभी टाइम बचा है 2-3 मिनट, 4 मिनट है। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।